लेक्चर नंबर 15 में हमने कैलकुलेट करना सीखा था और उसके प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। नंबर 1 पे था परसेंटेज मेथड, नंबर 2 पे था टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले या टोटल रेवेन्यू मेथड और नंबर 3 पे था जियोमेट्रिक मेथड। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम परसेंटेज मेथड से इसे कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज मेथड में दो अप्रोचेस होंगी, एक पॉइंट मेथड की और एक आर्क मेथड से। पॉइंट मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस में इनसिग्निफिकेंट चेंज अगर आएगा तो हम जो है वो पॉइंट मेथड लगाएंगे और उसका फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑल प्राइस डिवाइडेड बाय ऑल क्वांटिटी। और उसमें जो आंसर आया करेगा उसके इंटरप्रिटेशन में जो साइन होगा वो टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बताएगा और जो आपको न्यूमेरिक फिगर नजर आएगी वो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताएगा। आज हमने डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दूसरी अप्रोच को। तो फर्स्ट मेन इसका था जी परसेंटेज मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का पहला मेथड था परसेंटेज मेथड और परसेंटेज मेथड में दूसरी अप्रोच यानी कि अप्रोच बी जो हमने डिस्कस करनी है वो है आर्क मेथड। हमने पॉइंट मेथड में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूला से रिलेट करेंगे इसको आर्क मेथड को भी। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने का या निकालने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ईटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू, वहां पर हमारे पास होती थी ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर होगी एवरेज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी, एवरेज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज होगा। आप चेंज को ऑब्जर्व कर सकते होंगे और आपको दो डिफरेंट जगह पे दो डिफरेंट प्राइसेस और उनके साथ चेंज होने वाली उनकी क्वांटिटीज नजर आएंगी, तो फिर हम उनका एवरेज लेके जो है वो वैल्यू पुट कर रहे होंगे। अब वही वाला क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं, लेकिन उसमें प्राइसेस में हम माइनस पहले चेंज किया था, अब प्राइसेस में थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर देंगे। तो प्राइस पहले थी 12 और प्राइस डिक्रीज होके आ गई 8, मतलब कि पहले किसी प्रोडक्ट की प्राइस 12 थी और फिर वो प्राइस डिक्रीज होके आ गई 8 पे। जब प्राइस 12 थी तो क्वांटिटी बेचा करता था वो 100 और जब प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी उसने 120 बेचना शुरू कर दी। तो यहाँ पर प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। प्राइस डिक्रीज हो गई 12 to 8 और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 100 to 120। यहाँ पर जो डिक्रीज इन प्राइस आया है हम इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये अगर स्केल में देखा जाएगा तो अपनी एक अलग पोजीशन, अपना एक अलग पॉइंट जो है वो शो करवा रहा होगा। तो फिर हम लगाएंगे आर्क मेथड को और आर्क मेथड का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है कि आर्क मेथड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। तो हमें इनका साथ में एवरेज भी चाहिए होगा, तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालना हो तो 12 प्लस 8 ये दो वैल्यूज को हमने ऐड किया है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 100 प्लस 120 दो वैल्यूज को ऐड किया है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 110। तो ये हमारे पास जो है ये एवरेज प्राइस निकल आई है और ये एवरेज क्वांटिटी। अब हम जो है इनकी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। जो नई आपके पास यहाँ पर जो नई क्वांटिटी है 120 उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड वाली क्वांटिटी को, तो ये हमारे पास बचेगा 20
डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ये आ गया चेंज इनटू एवरेज हमने निकाल लिया है कि एवरेज प्राइस क्या निकला है 10 डिवाइडेड बाय 110। मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बता देंगे क्या निकला। जे माइनस माइनस 0.45 आंसर निकला है जी माइनस 0.45। यहाँ पर जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो माइनस को अलग कर लेंगे और 0.45 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस ये जो 0.45 है ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। और हमने कौन सी ऐसी डिग्री पढ़ी थी जिसमें डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो यहाँ पर जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक डिमांड होगी। और ये जो डिमांड इन इलास्टिक है ये कौन सी गुड की है, और यहाँ पर देखेंगे कि साइन क्या है नेगेटिव। और अगर साइन नेगेटिव है तो है किसके साथ, ये नेगेटिव किसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्राइस के साथ। तो प्राइस का टाइप्स ऑफ गुड्स पे देखेंगे इफेक्ट या उसका रिलेशन। तो प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन कौन से गुड के साथ है, गिवन गुड के साथ, और इनवर्स रिलेशन नॉर्मल गुड के साथ। और यहाँ पर रिलेशन कौन सा शो हो रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ से हम इनवर्स रिलेशन जब पता चल गया है तो ये जो गुड्स होंगी ये होंगी नॉर्मल गुड्स, यानी कि नॉर्मल गुड्स हैं ये, और इनकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी। और अगर हम वो नॉर्मल गुड्स को नेम यहाँ पर देंगे तो वो बेसिकली अगर इन इलास्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग बात करें कि वो नॉर्मल गुड्स में भी कौन सी गुड्स आ जाएंगी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी में जो फॉल करने वाली होंगी, वो अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस के बढ़ने से उनकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज तो होगी लेकिन उतने परसेंट से चेंज नहीं होगी जितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब इसकी बेस में जो वैल्यूज आ रही होंगी वो बड़ी होंगी, और जो इसके न्यूमरेटर में है या जिसको हमने कैलकुलेट करना होगा जिसकी बेस पे वो वाली छोटी वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से इसका आंसर लेस देन 1 है। अगर इक्वल होता तो ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर इक्वल होते तो 1 आना था, और अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता तो फिर ग्रेटर देन 1 आ जाता। तो ये इसका दूसरा मेथड है आर्क मेथड। परसेंटेज मेथड से अगर क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा और साथ में कोई आपको मेथड बता दे कि इसे आर्क से करना है या पॉइंट से, तो जो भी मेथड बता दिया जाएगा आपने उसी मेथड से इसे सॉल्व करना है, चाहे डाटा के अंदर फिर नॉमिनल चेंज हो या ना हो। अगर ये क्लियर नहीं किया कि इसे आपने आर्क से करना है या पॉइंट से करना है, जस्ट इतना कह दिया है कि परसेंटेज मेथड से आपने जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के बताना है, तो फिर आपके पास दो अप्रोचेस हैं, एक पॉइंट और एक आर्क। फिर देखेंगे आपके अगर डाटा के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज है तो फिर आप लगा लेंगे आर्क मेथड, और अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो फिर आप लगाएंगे पॉइंट मेथड। और अगर आपको जस्ट ये कहता है कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहीं पर ये मेंशन ही नहीं करता कि आप उसे परसेंटेज मेथड से करें, आप उसे रेवेन्यू मेथड से करें, आप उसे ज्योमेट्रिक मेथड से करें, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि हम किस मेथड से करें, इसे परसेंटेज मेथड से करें। तो यहाँ पर ये कि अगर वो खामोश है जस्ट उसे कैलकुलेशंस चाहिए तो 3 मेन मेथड्स में से परसेंटेज मेथड लगा लें, और वहां पर जब आप लगाएंगे तो आप डेटा को देख लेंगे, और अगर आपको परसेंटेज मेथड गिवन करके बता दिया है तो फिर मजबूरी है कि उसी से करेंगे, और उसमें भी आगे अगर अप्रोच कोई गिवन कर दी है तो फिर और ज्यादा मजबूर हो जाएंगे कि हम
उसी अप्रोच से ही उसे सॉल्व करें। अदरवाइज हम अपनी मर्जी से डाटा को देखते हुए दोनों में से कोई भी अप्रोचेज इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी अप्रोच थी हमारे, दूसरा मेथड था हमारे पास टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले ये भी नेम आ सकता है, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये भी नेम आ सकता है, या टोटल रेवेन्यू मेथड ये भी नेम लिख सकता है। ये तीनों में से कोई भी आपको नेम दे सकता है कि आउटले मेथड से इसे सॉल्व कर दें, या एक्सपेंडिचर मेथड से इसे सॉल्व कर दें, या रेवेन्यू से सॉल्व कर दें। ये तीनों नेम इसी मेथड के हैं। अब वर्ड रेवेन्यू उसे सबसे प्यारा है, एग्जामिनर को वर्ड रेवेन्यू सबसे प्यारा है, और बुक के अंदर भी रेवेन्यू से ही इसे एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर उसके मुतबादिल वर्ड्स या मेथड के नेम यूज कर ले तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना है। तो यहाँ पर रेवेन्यू का वर्ड आया है, तो रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू क्या होता है? अकाउंटिंग तो पढ़ रहा है। इनकम होती है। इनकम क्या होता है? प्रोडक्ट बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसको लेंगे। कोई चीज बेचने के बाद कोई पैसे आए तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है, या इनकम कहलाता है, या कमाई कहलाती है। अब हम अगर कहें कि हमने इतना कमाया, तो भाई उतना कमाने के लिए कोई लगाया भी तो होगा, तो वो अभी तक माइनस नहीं करेंगे। रेवेन्यू में से कोई भी खर्चा माइनस अभी नहीं होता। सारे दिन में आपने जितनी भी सेल्स की होंगी और जितने जितने के वो यूनिट्स आपने बेचे होंगे, वो उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एक टोटल निकाल ली जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी की जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्यूचर शॉप है, तो उसने 10 kg मीट बेचा। अब 1 kg की प्राइस थी 1500, तो वो 1500 इंटू क्या कर देगा? 10, तो वो उसने अर्न कितना किया? 15,000। कमाया कितना? 15,000। उसकी जेब में कितना आया? 15,000। अभी मैंने ये नहीं बात की कि भाई वो जो उसने कमाया है वो खुद भी तो गोश्त कहीं से लेके आया होगा, या जानवर कहीं से जिंदा लेके आया होगा, उसे ज़बा किया होगा, उसके बाद उसका गोश्त बेचा होगा। लेकिन अभी तक मैंने मुनाफे की बात नहीं की, मैंने बात की है रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू उसका कितना है। तो रेवेन्यू ये है कि जो आप सेल करके पैसा कमाते हैं या क्वांटिटी को बेच के पैसा कमाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। अब क्वांटिटी सोल्ड मतलब जितनी क्वांटिटी बेची मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अब ये जो प्राइस क्वांटिटी होगी ये होगी यूनिट्स में, और जो यहां पर प्राइस होगी ये होगी रुपीस में, और रुपीस पर यूनिट। मतलब जितने यूनिट बेचे और जितने का एक बिकता है वो मल्टीप्लाई होके उससे क्या निकल आएगा? टोटल निकल आएगा। तो अगर इसके रिप्रेजेंटेशन साइन के साथ इसे रिप्रेजेंट करें तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये इसका फॉर्मूला बनेगा कि टोटल रेवेन्यू बराबर होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस के, कि जितनी क्वांटिटी बेची, जितने की बेची, वो उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू अप्रोच से जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें 3 मेन सिनेरियोज ही हमारे सामने आएंगे। नंबर 1 पे जो सिनेरियो आएगा, नंबर 1 पे जो सिनेरियो है उसमें पहले कोई एक प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस थी 10 रुपीस,
और वो क्वांटिटी बेच रहा था इसकी 5। अब बैठे बैठे उसके माइंड में ख्याल आया कि ये कीमत तो 10 है, मैं इसके 5 यूनिट बेच के कितना कमा रहा होऊंगा, 50 रुपए। और हर एक को आपको पता है कि पैसा कमाना होता है। अब वो ये करेगा कि इसकी प्राइस को बढ़ा देगा। वो कहेगा कि अगर मैं महंगा करके बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट क्या, मुझे रेवेन्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब वो इस प्राइस को बढ़ा के कर देता है 15 रुपीज। 15 नहीं करते, 15। अब जब प्राइस बढ़े तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? अगर प्राइस बढ़ी है तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब जब प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो। हम सिनेरियो को चेंज करें, प्राइस 5 रखते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं 10, और यहाँ प्राइस इंक्रीज करके कर दी 10। अब क्वांटिटी पे फर्क पड़ा कि क्वांटिटी 10 की बजाय अब बिकना शुरू हो गई